नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आइस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं और एपिसोड 84 तक पहुंच चुके हैं। आज का यदि आप देखेंगे, यहाँ पर पहला टॉपिक हमारा क्या है, पृथ्वी दिवस 2025। इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर हमें विचार करना है। पूछा गया है कौन सा कथन जो है सही है। इस दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को किया जाता है। पहली चीज ये, हम सब जानते हैं कि 22 अप्रैल को ही पृथ्वी दिवस का आयोजन किया जाता है। लेकिन दूसरा क्या है, इस वर्ष के लिए इसकी थीम जो है ग्रह बनाम प्लास्टिक है। देखिए, कोई भी वर्ष जो आयोजन किया जाएगा किसी भी उत्सव को लेकर के, तो वह डेट तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि उसका उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है, और दूसरा उस वर्ष उसका थीम क्या रहा है। यहां से प्रश्न आते हैं। अगर यहां पर देखेंगे, जैसा कि यहां पर है पृथ्वी दिवस 2025, इसका उद्देश्य क्या है। इस दिवस का उद्देश्य क्या होता है कि लोगों को पर्यावरण संरक्षण के विषय में जागरूक करना, कैसे सतत विकास को प्राप्त कर सकें, इसके लिए अवेयरनेस लाना। और 2025 का जो थीम रखा गया था वो था हमारी शक्ति हमारा ग्रह, और पावर आवर प्लैनेट। ठीक है, तो यह ग्रह बनाम प्लास्टिक वह गलत हो गया। कुल मिलाकर के केवल एक जो ए विकल्प है वह सही है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विलुप्त हो चुके स्टेगोडॉन गणेशा नामक प्राचीन हाथी प्रजाति के दुर्लभ जीवाश्मों की खोज कहाँ की गई। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो है 3 स्टार लगा के रख लीजिए, ये आपके काम में आ सकता है। इस हाथी के प्रजाति पर चर्चा हुआ है। स्टेगोडॉन गणेशा अपने आप में एक विशिष्ट तरह का हाथी माना जाता है। देखिए, महाराष्ट्र में विलुप्त हो चुके स्टेगोडॉन गणेशा नामक एक हाथी जो रहा है प्राचीन, उसकी प्रजाति का दुर्लभ जीवाश्म प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर जवाब तो आपका डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। लेकिन इसके विषय में कुछ समझ लीजिए। देखिए, वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह हाथी जो है था, मतलब वह आकार में बाकी हाथियों से बड़ा होता था और विशिष्ट दांत इसके हुआ करते थे। ठीक है, और इस जीवाश्मों का अध्ययन करके वैज्ञानिक इस प्रजाति के विलुप्त होने के जो कारण है उसका बेहतर तरीके से जान सकते हैं। डी, महाराष्ट्र के साथ आपको जाना है। पेस्ट फिल प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर सही पूछा गया है कौन सा कथन। यह भूमिगत खानों में रिक्त स्थानों को भरने पर केंद्रित एक उन्नत खनन तकनीक है। इसमें खनन के दौरान निकाली गई अपशिष्ट खनिज सामग्री को ही खादान में भर दिया जाता है। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई खादान है, वहां से खनन होता है, तो खनन के बाद निश्चित तौर पर नीचे जो है एक सुरंग जैसा चीजें बन जाएगा, है ना, खालीपन आ जाएगा। तो वहां पर कुछ ना कुछ तो रिक्त स्थान पर भरना पड़ेगा, उसी को पेस्ट फिल तकनीक की बात यहां पर किया गया है। अब इसके विषय में थोड़ा सा सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, पेस्ट फिल तकनीक जो है भूमिगत खनन के लिए एक आधुनिक तकनीक कह सकते हैं, एक आधुनिक दृष्टिकोण है जो पर्यावरण को ध्यान में रख करके किया जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि भूमिगत खदानों में कोयला जैसे निकाला जाता है, तो वहां पर जो रिक्त स्थान हो गया, तो विशेष रूप से इंजीनियर की गई एक पेस्ट जो है वहां पर भरा जाता है। यह पेस्ट फ्लाई ऐश हो सकता है, ओपन कास्ट खदानों से निकला मलबा हो सकता है, सीमेंट भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, बाइंडिंग रसायनों का मिश्रण, पानी और बाइंडिंग रसायनों का मिश्रण करके डाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर यहां पर आप देखेंगे तो कहा गया रिक्त स्थानों पर भरने पर केंद्रित एक उन्नत खनन तकनीक है, ये सही है। इसमें खनन के दौरान निकाली गई अपशिष्ट खनिज सामग्री को ही खदान में भर दिया जाता है, ये भी सही है। तो कुल मिलाकर के सी विकल्प के साथ हम चलेंगे। 1 और 2 दोनों ही इसमें सही हो गया। निम्नलिखित में से किन सांस्कृतिक धरोहरों की पांडुलिपियां यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल नहीं है। पुछले शब्द पे ध्यान देना है, इसको 5 स्टार लगाइए। अभी अभी ये अखबार में चर्चा में रहा है और सबसे महत्वपूर्ण इस बार के लिए प्रीलिम्स के लिए एक टॉपिक जो है आपका ये होने वाला है। अब यहां पर देखिए 4 कहा गया है, जिसमें सामवेद भी आपको यहां बी में दिख रहा होगा। सामवेद की पांडुलिपियां जो है अब तक यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल नहीं किया गया, आपसे नहीं पूछा गया था सामवेद, तो जवाब यही होगा। अगर इसके अलावा बाकी आप देखेंगे तो ऋग्वेद की पांडुलिपियां, तो ऋग्वेद की पांडुलिपियां जो है वह इसमें 2007 में ही शामिल कर लिया गया था। इसके अलावा भगवत गीता और नाट्य शास्त्र की चर्चा करेंगे, वह अभी अभी ये काम किया गया है यूनेस्को के द्वारा। सामवेद को लेकर के देखेंगे ना, तो सामवेद की जो मौखिक परंपरा है, ओरल ट्रेडिशन की बात करें, तो ये यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज है उस सूची में शामिल किया गया है, लेकिन वो सूची अलग है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर से, ये बस ध्यान रखना है। जवाब क्या होगा? बी, सामवेद।
संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आप जानते हैं कि संविधान में 12 अनुसूची है और 12 अनुसूची में से 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा को लेकर के बात करता है और यहां पर आपको भाषा दिया गया है संविधान संशोधन की किस संशोधन के द्वारा किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, कहा गया है कौन से युग्म जो है सही सुमेलित है, ये बताइए। सिंधी 21वां, नेपाली 71वां और मैथिली 51वां कहा जा रहा है। देखिए अब एक एक करके विचार कर लेते हैं। 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था वह 1967 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। 1967 में 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में डाला गया और यहां पर यह समझिए कि उस वक्त जो संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा की संख्या हुआ करता था वो 14 था, लेकिन सिंधी के आने के बाद एक और जुड़ गया तो यह भाषा की संख्या कितना हो गया, 15 हो गया। 1967 तक की बात कर रहा हूं, 21वां संविधान संशोधन की बात। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन जो होता है, आप सब जानते हैं कि 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और 1992 तक अगर देखेंगे तो 3 भाषाएं शामिल किया गया, जिसमें एक नेपाली भी है, लेकिन नेपाली के अलावा कोंकणी और मणिपुरी जो मैतेई वाला है ना, जो वहां के ट्राइबल्स ग्रुप है, तो इसको भी शामिल किया गया था, तो यह भी यहां पर शामिल हो गया। ठीक है, अब यहां पर जो देखेंगे, यहां पर जो स्थिति है, ये दोनों 3 भाषाएं शामिल हुआ तो 15 ये हो गया, 15 आ गया था आपको 67 में। 3 भाषा मैंने कहा 71वां संविधान संशोधन में आया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, तो 15 और 3 कितना हो गया, 18। अब भाषाओं की संख्या 1992 तक 8वीं अनुसूची में कितना हो चुका है, 18 हो चुका है। अब 92वां संविधान संशोधन होता है, ये 91वां लिखा हुआ गलत है ना, ये संविधान संशोधन आपको देखने को मिलता है 2003 में, हालांकि ये प्रभावी होता है 2004 से। वाजपेयी जी का सरकार उस समय हुआ करता था। इस समय जो भाषाएं जोड़ी गई वो 4 भाषाएं इसमें, तो 18 और 4, तो अभी जो संविधान के जो 8वीं अनुसूची है, उस 8वीं अनुसूची में कितनी कुल भाषाएं हैं, 22। समझ में आया ना, पहले मूल में 14, फिर एक जोड़ा गया था 67 में 15, फिर 92 में 3 जोड़ा गया, 15 3 18, और फिर 2003 में जो 4 में प्रभावी हुआ, 4 भाषा और जोड़ दिया गया, 22 हुआ। अब 4 भाषा इसमें कौन शामिल किया गया था, गिनती कीजिए, बोडो, उसके बाद डोगरी, उसके बाद मैथिली और चौथा जो है संथाली। तो इस आधार पर यहां पर 22 भाषाएं अभी तक हो चुका है। उसके बाद 8वीं अनुसूची को लेकर के कोई संशोधन नहीं किया गया है 2003 से, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या पूछा गया है, अच्छा ये दोनों आपसे कहा गया कौन सा युग्म सही है, सही तो पहला और दूसरा हो गया, तीसरा गलत हो गया है ना, 51वां नहीं 52वां होगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो सही हो गया 1 और 2, ए विकल्प। ये समझ में आ गया ना, ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है, इस तरह के मिलान करो के प्रश्न आते हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए जो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएंगे, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां लगाया, सूरत, पुलिकट, कोचीन या फिर कासिम बाजार। 4 में से एक विकल्प सही होगा, आप जानते हैं। जो भी विकल्प आपको सही लगता हो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके आप दे सकते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।